हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जब हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसमें एक टॉर्क जनरेट होता है। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें क्या वर्क करता है? टॉर्क वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। रेक्टेंगुलर कॉइल को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी है। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे कॉइल रख रखी है, इसमें करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगा तभी तो इसमें फोर्स लगेगा ना। मैग्नेटिक फील्ड तभी फोर्स लगा पाएगा अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो। ठीक है, चलो, ये हमने कॉइल रख रखी है, कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी है। ठीक है, ये वाली करंट की डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान से देखना है इसमें टॉर्क कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, इन दोनों में फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों में जो ये दोनों साइड है, ये जो कॉइल हमने यहाँ पे रखी है BC और जो AD साइड है, इन दोनों में फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखेंगे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और जो करंट है दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अगर कोई भी एक वायर है, उस वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस वायर में कितना फोर्स लगेगा, उसको उसका फॉर्मूला क्या था? ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या था? BIL साइन थीटा। ठीक है, तो जो थीटा था ना, किस किस के बीच का एंगल था? एक तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस वाली वायर के लिए तो थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, और साइन जीरो क्या होगा? जीरो। इसका मतलब जो ये वाली वायर होगी ना, इसमें कोई फोर्स नहीं लगने वाला। सेम ऐसे इसमें आ जाते, इस साइड में AD साइड में आ जाते, AD साइड में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि एंटी पैरेलल डायरेक्शन है। 180 का एंगल बनेगा ना। करंट की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो साइन 180 भी क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अब उसके बाद बच गए हमारे पास ये दोनों वायर। ठीक है, जो ये वाली वायर है ना और जो ये वाली वायर है, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि देखो इसमें करंट की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की ये, करंट की ये और मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ना इन दोनों के लिए जीरो नहीं होने वाली फोर्स की वैल्यू। इन दोनों के लिए यहाँ पे कितनी होगी फोर्स की वैल्यू? BIL। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्योंकि साइन 90 है ना। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स की, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। जब किसी वायर को, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसमें फोर्स जो लगेगा ना, उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए लेफ्ट हैंड थंब रूल था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल है। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने याद कैसे किया था? ये है फादर, मदर, चाइल्ड। ठीक है, चलो, फादर मतलब फोर्स की डायरेक्शन, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और C मतलब करंट की डायरेक्शन। ठीक है, चलो, इसमें अगर हम देखेंगे इस वाली वायर में करंट की डायरेक्शन कौन सी है? ऊपर। ठीक है, तो इस वाली फिंगर को कैसे रखेंगे? ऐसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के करंट की डायरेक्शन ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी नॉर्थ से साउथ पोल होती है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड। ठीक है, करंट की ऊपर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की इधर होनी चाहिए। तो जो थंब होगा ना, थंब हमको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड है, यानी कि अंदर की साइड है फोर्स की डायरेक्शन। तो मतलब जो ये वाली वायर है ना, ये अंदर की तरफ खींचेगी, ये अंदर की तरफ पुश होगी, इसमें अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, प्लेन से अंदर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब इस वाली वायर में देखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही रहेगी, लेकिन जो करंट है ना, करंट की डायरेक्शन कैसी है आपकी बार? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मतलब नीचे। मैग्नेटिक फील्ड की इधर ही रहनी चाहिए, करंट की नीचे होनी चाहिए। जो थंब होगा ना वो हमको क्या बताएगा? फिर फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। और थंब क्या आपकी बार? प्लेन से बाहर आ रहा है। ये थंब है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, फोर्स कैसा है? ऊपर की साइड है। ठीक है, यानी कि प्लेन से बाहर आ रहा है, आउटवर्ड है आपकी बार। तो इस वाली वायर के लिए कैसा था? इनवर्ड था। इस वाली वायर के लिए कैसा? आउटवर्ड है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, यानी कि रेक्टेंगुलर कॉइल है यहाँ पे ये। ठीक है, ये कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। इन दोनों के लिए तो फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि कैसी डायरेक्शन है इसमें? पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, तो ये इनमें कोई फोर्स नहीं लगने वाला। फोर्स लगेगा इन दोनों में।
एक में इनवर्ड एक में आउट। अब ध्यान से देखना, जैसे कि ये है वो रेक्टेंगुलर कॉइल, अगर ना मैं इसको अंदर की साइड पुश करूँगी और इसको बाहर की साइड पुश करूँगी, ऐसे करके करूँगी मैं इसको, ये अंदर जा रहा है और यहाँ से ये बाहर आ रहा है, तो ये जो कॉइल होगी ना ये घूमेगी आपकी बार यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये जो कॉइल होगी ना, अगर इस वाली ये वाली जो लेंथ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो साइड है इसमें अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और जो ये वाली इसमें बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये कॉइल आपकी बार क्या करेगी, घूमेगी। इसका मतलब जो इसमें फोर्स लग रहा है ना आपकी बार, वो क्या है, टॉर्क है, ठीक है। चलो, तो ये वाली जो कॉइल होगी ना वो क्या करेगी आपकी बार, रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो रोटेट कैसे करेगी वो समझ में आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखना, ये जो कॉइल थी ना, पहले तो हम लोगों ने कैसे रखा था, ये वाली जो कॉइल होगी ना, इस कॉइल को पहले हमने कैसे रखा था, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्शन में रखा था, ठीक है। अब ये जो कॉइल होगी ना, अगर ये कॉइल घूमेगी तो इसका एंगल चेंज होगा आपकी बार यहाँ पे, ठीक है। देखो ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल अगर घूम रही है तो एंगल तो चेंज होगा ही ना वहाँ पे, ठीक है। चलो, वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द आर्म्स ऑफ कॉइल इज गिवन बाय, ठीक है, जो अलग अलग फोर्स इसमें काम करेंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू निकाल रहे हैं पे F1 F2 F3 F4 की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। F1 किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, F2 किधर जा रहा है, एक इनवर्ड होता है एक आउटवर्ड होता है ना इसमें, ठीक है, ठीक है। तो अब की बार ना, वैसे तो ये वाली आर्म और जो ये वाली आर्म है ना, इन दोनों में जो फोर्स था ना वो जीरो आ रहा था, लेकिन अगर ये कॉइल ना थोड़ा सा रोटेट कर जाएगी, जब ये घूम रही होगी ना, जब ये थोड़ा सा घूम जाएगी, थीटा एंगल पे आ जाएगी, तो अब की बार थोड़ी ना है एंगल यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। अब की बार 0 और 180 नहीं है ना, तो जो ये वाली आर्म है और ये वाली आर्म है, इन दोनों में फोर्स अब की बार 0 नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों आर्म्स में भी फोर्स लगेगा आपकी बार, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे होगा, ठीक है। तो देखना ये जो F3 और F4 है ना, देखो F1 और F2 तो हमें पता चल गया ये कैसा है, आउटवर्ड है, और ये कैसा है, F2 इनवर्ड फोर्स है, ठीक है। इन दोनों में एक में इनवर्ड और एक में आउटवर्ड था ना, तभी तो ये रोटेट कर रही थी, ठीक है। तो इन दोनों को तो हमको पता है। इनकी बात करते, F3 और F4 की बात करते, तो अगर F3 और F4 0 नहीं भी होगा ना, तो भी ना इन दोनों की वजह से जो टोटल फोर्स लगेगा ना वो 0 होगा, इन दोनों की वजह से, ठीक है। क्योंकि देखो F3 की डायरेक्शन अगर आएगी, F3 जो फोर्स है ना उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, नीचे, और जो F4 है उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से जो टोटल रिजल्टेंट होगा ना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो ये सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है, वैसे तो पहले तो 0 आ रहा था, ठीक है, अब की बार 0 नहीं आ रहा है, इन दोनों फोर्स की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो अब की बार 0 है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस सीट में कोई फोर्स नहीं लगेगा इन दोनों की वजह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 आ रहा है, ठीक है। चलो, क्योंकि ये ना नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो टोटल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को देखते हैं अब F1 और F2 को, ठीक है। चलो, F1 की वैल्यू निकाल दी, F2 की निकाल दी, F4 की निकाल दी, F3 की निकाल दी, सबकी डायरेक्शन निकाल दी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो ये दोनों फोर्स हैं उनकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। हम F4 और F3 जो है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। F4 और F3 का रिजल्टेंट 0 होगा, इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू 0 नहीं है, पर दोनों का जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे वो 0 आ रहा है, ठीक है। चलो, F3 और F4 क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। F1 और F2 क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, लेकिन अपोजिट और पैरेलल फोर्स है, दे प्रोवाइडेड टॉर्क, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करेंगे आपके बाद, टॉर्क प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखो ये सीट मान के चलते हैं, जैसे ये रेक्टेंगुलर सीट है ना, ये ऐसे रेक्टेंगुलर सीट, ठीक है, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ऐसे रेक्टेंगुलर सीट रख रखी थी इसके ऊपर थीटा एंगल पे, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर सीट है ना, इसको थीटा एंगल पे रख रखा था ना मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। ये क्या है, इसकी लेंथ है b, ठीक है, ये ऐसे इसकी लेंथ बना रखी है, b बना रखी है, ठीक है। और ये क्या है, थीटा एंगल पे रख रखा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। ये F2 है और ये F1 है, ठीक है। ये जो F2 है ना वो ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, और जो F1 है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। मतलब ये जो F2 है ना वो बाहर आ रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है, और F1 कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कोई पूछेगा, इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालनी, कोई भी दो फोर्स होंगे उनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जैसे एक तो हमारी तरफ आ रहा है ऐसे बाहर, और एक किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। एक बाहर आ रहा है और एक क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, तो इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ये वाली साइड होगी, ठीक है।
इसका मतलब ये साइड की मल्टीप्लाई करनी है हमें फोर्स से, ठीक है। देखो फोर्स की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम सेम है, F1 और F2 क्या सेम सेम है। जो ये शीट रख रखी थी ना यहाँ पे, ये जो रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर शीट थी, ठीक है, रेक्टेंगुलर जो शीट है इसमें फोर्स तो सेम सेम लगेगा, ठीक है। जो F1 F2 है ना वो दोनों तो सेम सेम है, इसको मान लेते हैं ये F1 है, ठीक है, और ये क्या F2 है, ठीक है, ये F1 है और ये F2 है, ठीक है। तो ना इन दोनों फोर्स की वैल्यू तो सेम सेम है यहाँ पे, ठीक है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे सेम है। इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली। तो ना हमें दोनों में से किसी एक फोर्स को लेना है और उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, इससे करनी है। तो टॉर्क आ जाएगा, ठीक है, कि कितने फोर्स से कॉइल घूम रही होगी ना वो आ जाएगा। फोर्स क्या है यहाँ पे BIL, ठीक है। साइन थीटा क्या हो गया था, 90 हो गया था, यहाँ पे थीटा 90 हो गया था ना, 1 हो जाएगा, फिर साइन 91 होता है, ठीक है। चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी यहाँ पे, B cos थीटा, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल में हम लोग जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, थीटा एंगल है, ठीक है, हमको ये वाली साइड फाइंड करनी है, ठीक है। और ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ये क्या है, B है, ठीक है, हाइपोटेनियस कितना है, B है, ठीक है, हमको ये वाली साइड फाइंड करनी है। तो किसी भी 90 डिग्री के ट्राइंगल में, ठीक है, बेस और हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। चलो और अगर हमें ये बेस निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, BIA कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो L इंटू बी क्या होता है, ठीक है, अगर हम L इंटू बी निकालेंगे वो तो कॉइल का एरिया हो जाएगा। अगर ये B है ये L है तो B के L से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ही तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें जो टॉर्क लगेगा ना वो क्या होगा, BIA cos थीटा, ठीक है। अगर ये तो वो तो एक कॉइल के लिए फॉर्मूला था ना। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इसका मतलब अगर हमने बहुत सारे टर्न्स लगा रखे, 1 2 3 4 n नंबर ऑफ है उसमें, ठीक है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, NBIA cos थीटा। तो ठीक है, हमने एक और चीज़ करी थी पहले कि जो NIA होता है ना इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। तो NIA को क्या लिख देंगे हम, कैपिटल M, MB cos थीटा, ठीक है। MB cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा को हटा के दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है, ठीक है। एक और एंगल अल्फा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये अल्फा एंगल है, ठीक है। तो कैसे देखना है, ये हमने थीटा एंगल है, देखो ये हमारे पास क्या कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल को हमने ये जो कॉइल है ना इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे रख रखा है, थीटा एंगल पे रख रखा है, ठीक है। ये वो कॉइल है, कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे रख रखा है, ठीक है। हमने ना कॉइल के साथ एक परपेंडिकुलर खींचा ऐसे, ये जो लाइन है ना ये बाहर को आ रही है, ठीक है। मतलब ये जो कॉइल है ना इसके साथ हमने क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर खींचा यहाँ पे, ठीक है। ये जो कॉइल है इसके साथ हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, ठीक है। जो परपेंडिकुलर है ना ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर नहीं, ये वाली जो लाइन है ना वो इसके साथ परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ना इन दोनों एंगल को प्लस करके कितना आ रहा होगा, 90 आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमने जो कॉइल है ना उसको थीटा एंगल पर रख रखा है। फिर ये जो कॉइल है ना इसके साथ हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को प्लस करके 90 तो आएगा क्योंकि ये लाइन जो है ना वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके 90 आ रहा है, अल्फा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ पे थीटा है ना वहाँ पे हम 90 माइनस अल्फा पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, NBIA cos थीटा है, थीटा की जगह में हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस अल्फा। तो cos 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ना अब ध्यान से देखना, थीटा और अल्फा दोनों अलग अलग एंगल है। थीटा कौन सा एंगल था, ध्यान से देखना, थीटा कौन सा एंगल है। अगर वो बोलेंगे थीटा एंगल यहाँ पे दे रखा होगा ना, थीटा एंगल का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल है ना इन दोनों के बीच का कितना एंगल है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल है ना उनके बीच का एंगल गिवन है, ठीक है। क्योंकि देखो थीटा तो वो क्वेश्चन में किसी को बोल सकते हैं, ये तो हमने अपने उससे लिखा है ना, ठीक है। थीटा और जो अल्फा है ना, ठीक है, इन दोनों एंगल में डिफरेंस क्या है, जो थीटा एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल है ना इन दोनों के बीच का एंगल है। तो क्वेश्चन में अगर ये गिवन होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल है इन दोनों के बीच का एंगल इतना है, ठीक है, तब तो ये कॉस थीटा वाला लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने ये दे रखा होगा अल्फा एंगल गिवन होगा, ठीक है। अल्फा एंगल क्या होता है, अल्फा एंगल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो
और जो कॉइल है उसके परपेंडिकुलर के बीच का कितना एंगल है, कॉइल के बीच का नहीं, कॉइल का जो परपेंडिकुलर लाइन थी उनके बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग एंगल है। थीटा एंगल कॉइल के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, और जो अल्फा एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन थी उनके बीच का एंगल है, ठीक है। तो अगर अल्फा एंगल गिवन होगा तब तो ये साइन वाला लगेगा, लेकिन अगर थीटा एंगल गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो सिर्फ थीटा और अल्फा से नहीं समझना वहाँ पे, क्योंकि वो देखो थीटा और अल्फा में कन्फ्यूजन हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या पता वो थीटा जो एंगल होगा ना ये अल्फा वाले में इंट्रोड्यूस कर दे, मतलब फॉर्मूला तुमको यही दे दे पर यहाँ पे बोले NBIA साइन थीटा, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि थीटा तो ये वाला एंगल था, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थीटा को अल्फा भी बोल सकते हैं, अल्फा को थीटा भी बोल सकते हैं, पर मेन चीज़ ये है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना इसमें जो ये एंगल है ना कॉस वाला तब लगेगा जब कौन सा एंगल गिवन होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल है ना उनके बीच का एंगल होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह में साइन होगा ना, कॉस की जगह में अगर साइन होगा तब वो वाला एंगल लगेगा, यहाँ पे वाला एंगल की वैल्यू रखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का जो परपेंडिकुलर है ना उनके बीच का एंगल होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, स्पेशल केस है। फर्स्ट है कि अगर कॉइल पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो जो टॉर्क होगा ना मैक्सिमम लगेगा, NBIA होगा उसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर कॉइल परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के तो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कॉइल हमने परपेंडिकुलर रख रखी है ना मैग्नेटिक फील्ड के तो उसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर पैरेलल रख रखी है तो सबसे मैक्सिमम फोर्स तभी लगने वाला है, ठीक है। अब एक चीज़ में आ जाती है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखना अगर हम ना किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, क्योंकि देखो पहले तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के कैसे रखा था, उसे पैरेलल डायरेक्शन में रखा था, लेकिन अगर ये घूमेगी ना, जैसे कि ये कॉइल है, अगर ये कॉइल घूमेगी ना तो एंगल तो चेंज हो गई। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, कॉइल भी हमने ऐसे ही रख रखा है, तो अब की बार तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा ही, लेकिन जब ये घूमेगी ना तो अब थोड़ी ना है ये पैरेलल, ठीक है, तो फोर्स इसका मतलब चेंज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कैसा रखेंगे हम, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो इफ़ द प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, हमने क्या बोला था, अगर जो कॉइल होगी ना मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी तो उस टाइम पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगा ना, जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा कॉइल में वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, और वो चेंज भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब उस टाइम पे जो थीटा होगा 0 होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेन जो कॉइल होगी ना वो प्लेन की क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। इसका मतलब थीटा की वैल्यू उसके लिए 0 होगी, उसको क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम फोर्स लगाता है और फोर्स की वैल्यू चेंज भी नहीं होती है। कॉइल चाहे कितनी भी घूम जाए उस टाइम पे जो फोर्स होगा ना मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो चेंज नहीं होने वाला। फोर्स बोलने का मतलब टॉर्क चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे थीटा अगर चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखना ये जो थीटा होगा ना अगर ये चेंज हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो टॉर्क भी चेंज होगा, ठीक है, फोर्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये हमें हटाना है यहाँ से, ठीक है, कि इसकी वजह से कुछ फर्क ना आए वहाँ पे, ठीक है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। चलो उसके बाद जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना वो किससे प्रोवाइड हो सकता है, एक तो यू शेप होना चाहिए मैग्नेट, ठीक है, या फिर हॉट शू मैग्नेट। देखो जो यू शेप मैग्नेट होते हैं ना वो कैसा फील्ड प्रोवाइड करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हॉट शू मैग्नेट भी वही होता है, कॉनकेव, देखो ये इस शेप को कॉनकेव भी तो बोलते हैं, जो ऐसी वाली शेप होती है उसको कॉनकेव बोलते हैं ना, ये सेमी सिलेंड्रिकल शेप भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो मैग्नेट होते हैं ना वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब वो जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में काम आएगी, ठीक है। सबसे पहले देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर होता है ना वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने का काम आता है। जो छोटी अमाउंट करंट होती है ना, बहुत कम करंट फ्लो कर रहा है उसके मेजरमेंट में काम आता है, ठीक है। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये करंट के मेजरमेंट में काम आता है, ठीक है। जो गैल्वेनोमीटर होता है बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, बहुत ज़्यादा करंट को मेजर नहीं कर सकता है, बहुत छोटे अमाउंट का करंट को मेजर कर सकता है, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट, ठीक है। तो ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है ना ये किस प्रिंसिपल में काम करता है,
ये इस प्रिंसिपल में काम करता है कि जब हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना, तो वो कॉइल क्या करती है, करंट कैरिंग जो कॉइल होती है ना, घूमना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, देखो इसका मतलब हम करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर उस कॉइल में करंट फ्लो कर ही नहीं रहा होगा तो वो कॉइल घूमेगी भी नहीं। ठीक है, अगर कॉइल घूम रही है इसका मतलब उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कुछ ऐसी डिवाइस बना सकते हैं जो करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका मेजरमेंट कर देगी वहाँ पे। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस प्रिंसिपल में काम करती है कि अगर किसी भी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें क्या होगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब घूमेगी, टॉर्क लगेगा उसमें। ठीक है, प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल में काम करती है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो वो किसका एक्सपीरियंस करती है, टॉर्क का, एंड इट विल रोटेट, तो क्या होगी, रोटेट होगी। ठीक है, उसके बाद जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है देखना यहाँ पे, ये जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, सॉफ्ट आयरन कैसे, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके चारों तरफ हम क्या लेते हैं, एक फ्रेम लेते हैं, रेक्टेंगुलर फ्रेम लेते हैं। ठीक है, फ्रेम कैसा होना चाहिए, इंसुलेटेड फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर जो कॉपर की वायर होती है ना वो वाउंड की जाती है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो आयरन की रॉड है ना, इसको लिया जाता है। ठीक है, सॉफ्ट आयरन लिया जाता है मतलब यहाँ पे। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या करेंगे हम लोग, कॉपर की वायर वाउंड करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे देखना जो ये कॉपर की वायर है ना, इसको यहाँ से अटैच कर रखा है और उसके बाद उसको यहाँ से टर्मिनल 1 से अटैच कर रखा है। ठीक है, ये क्या टर्मिनल 2 है। ठीक है, जो टर्मिनल 1 है इसको यहाँ से अटैच करेंगे। ठीक है, इस कॉपर की वायर से ऊपर। ठीक है, जो टर्मिनल 2 है ना, इसको कैसे अटैच करेंगे, स्प्रिंग से लेके फिर नीचे वाली वायर से अटैच करेंगे। ठीक है, चलो, ये कैसा है देखो, यहाँ पे देखना हॉर्स शू मैग्नेट बना रखा है। हॉर्स शू मैग्नेट का मतलब क्या होता है, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो थीटा एंगल है ना वो चेंज नहीं होने वाला आपकी बार, थीटा कैसे रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो थीटा की वजह से जो फोर्स है ना वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि देखो अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, ये जो कॉइल अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, करंट उतना ही फ्लो कर रहा है, लेकिन अगर ये ऐसे, अगर यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो कॉइल के घूमने की वजह से ना इसमें जो फोर्स होता है ना वो कम ज़्यादा होने लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कम ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है, तो फोर्स कम ज़्यादा होएगा, टॉर्क कम ज़्यादा होएगा, तो जो बाहर हम लोगों ने नीडल लगा रखी है, वो जो बाहर की नीडल होगी उसमें भी डिफ्लेक्शन कम ज़्यादा होएगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहाँ पे जो करंट है वो कम ज़्यादा हो रहा है, जबकि करंट तो उतना ही था। ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा चाहिए कि नीडल सिर्फ तब डिफ्लेक्ट करेगी अगर करंट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी वहाँ पे। ठीक है, सिर्फ करंट की वजह से यहाँ पे वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, चलो, इसीलिए यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ले रखा। और ये जो स्प्रिंग होती है, इस स्प्रिंग का काम होता है यहाँ पे, इस स्प्रिंग का काम होता है, देखो अगर मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है इसमें। ठीक है, अगर किसी भी डिवाइस में हमें ये पता करना है कि उस डिवाइस में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करंट का मेजरमेंट करना है, तो एक टर्मिनल को यहाँ से अटैच कर दो, उसके दूसरे टर्मिनल को यहाँ से अटैच कर दो। ठीक है, ये जो पूरी डिवाइस है ना इसी को गैल्वेनोमीटर बोला जाता है, जिसमें करंट का मेजरमेंट करना है वो कोई दूसरी डिवाइस होगी। ठीक है, उसको हम यहाँ से अटैच करेंगे, एक को यहाँ से, एक को यहाँ से अटैच करेंगे। ठीक है, चलो, और ये क्या स्केल है बाहर। ठीक है, ये जो यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखा है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की वायर होती है। ठीक है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज क्या होता है, देखो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का काम होता है, इसकी ना टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ये जो वायर होगी ना, ये जो हमने यहाँ पे लगा रखी है वायर, ठीक है, ये क्या नहीं करेगी, आसानी से टूटेगी नहीं, मतलब क्योंकि देखो अगर ये घूमेगी, कॉइल घूमेगी, ठीक है, तो बाहर स्केल में डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। ठीक है, स्केल में डिफ्लेक्शन तभी दिखेगा ना जब ये वाली वायर घूमेगी यहाँ से। ठीक है, ये वाली नीडल घूमेगी मतलब। ठीक है, अगर ये वाली नीडल घूमते घूमते टूट गई, ठीक है, तो इसका मतलब बाहर स्केल में भी हमको डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, इसका मतलब ये तो फिर ख़राब ही हो गया ना। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की यहाँ पे नीडल लगा रखी है वो ऐसी लगाई जाती है नीडल कि वो घूमने से टूटे ना, मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसीलिए जो नीडल लगाई जाती है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की लगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा रखा है, स्प्रिंग लगा रखा है। स्प्रिंग इसीलिए लगाया क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ये मान लेते करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब बाहर हमको डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिला, यहाँ पे डिफ्लेक्शन चले गए, जो नीडल है ना वो नीडल का डिफ्लेक्शन कहाँ चले गया, इधर चले गई। बाहर वाली नीडल अलग चीज़ होती है। देखो अगर गैल्वेनोमीटर देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर का जो बाहर से नीडल दिखाई देती है वो नहीं है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की, वो अलग है, ये वाली होती है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की अंदर वाली। ठीक है,
चलो, तो इसका स्प्रिंग का काम ये होता है कि अगर जो नीडल है वो नीडल डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, तो वो नीडल को वापस अगर यहाँ पे पहुँचाना है, क्योंकि देखो अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, देखो करंट फ्लो कर रहा था तब वो यहाँ पे पहुँच गई थी नीडल, ठीक है, लेकिन अब हमने हटा दिया वो डिवाइस जिसमें करंट फ्लो कर रहा था, तो अब तो करंट फ्लो कर नहीं रहा है ना, तो इस नीडल को वापस जीरो में भी तो आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उस नीडल को वापस कौन लेके आएगा, ये लेके आएगा स्प्रिंग, क्योंकि देखो अगर स्प्रिंग घूमेगी, करंट फ्लो कर रहा है तो ये भी घूमेगा, ठीक है, ये घूमेगा तो स्प्रिंग भी घूमेगा, ठीक है, स्प्रिंग में क्योंकि फोर्स लग रहा हो तो घूमेगा ही, लेकिन जब फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो स्प्रिंग वापस भी तो आ जाएगा ना अपनी पोजीशन में, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या काम करेगा, वो जो नीडल डिफ्लेक्ट हुई थी ना उसको अपनी पोजीशन में वापस लाने का काम करेगा जब करंट जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा तब, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका वर्किंग दे रखी, कैसे कैसे काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल PQRS हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स लगाए जाते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के। जो कॉइल होती है, कॉइल इज वाउंड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल फ्रेम, एक नॉन मैग्नेटिक एक मटीरियल फ्रेम होता है, फ्रेम के चारों तरफ उसको वाउंड किया जाता है, ठीक है। विच मे बी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन शेप, द कॉइल इज सस्पेंडेड from a movable torsion by means of phosphorus bronze strip in a uniform magnetic field produced by N and S poles of magnetic field, ठीक है। देखो क्या बोल रहे, मूवेबल टॉर्जन लगेगा, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ फॉस्फोरस ब्राउन स्ट्रिप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय N and S पोल। देखो जो मूवेबल टॉर्जन होगा, ठीक है, वो किससे होएगा, जो फॉस्फोरस ब्राउन्स होगी ना वो जब घूमेगी, ठीक है, उससे कब घूमेगी, वो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसे रखेंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। द लोअर एंड ऑफ कॉइल इज, जो कॉइल थी ना उसके नीचे वाला एंड हमने किससे कनेक्ट कर रखा था, हेयर स्प्रिंग कनेक्टेड टू द टर्मिनल 2, पहले हमने हेयर स्प्रिंग से कनेक्ट किया था फिर टर्मिनल 2 से कनेक्ट किया था, ठीक है। एल इज सॉफ्ट आयरन कोर, उसके बाद अंदर हमने क्या रखा था, सॉफ्ट आयरन की कोर रख रखी थी जिसके चारों तरफ कॉपर की वायर वाउंड की थी, ठीक है। कोर which may be spherical if the coil is circular and if may be cylindrical if the coil is rectangular। हमने कैसी कॉइल ले रखी थी, रेक्टेंगुलर ना, तो वो कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए, ठीक है। इन दिस वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क, हमको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, टॉर्क ऐसा चाहिए जो चेंज नहीं होना चाहिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसा होना चाहिए, रेडियल होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी थ्योरी और वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। लेट अ कॉइल हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, जो कॉइल है ना उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना ए, करंट कितना I और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रख रखा है, तो टॉर्क क्या लगेगा, NIBA कॉस थीटा, ये हमने पहले भी डेरिवेशन किया है इससे पहले, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा तो वैसे भी जीरो है क्योंकि हमने पहला रख रखा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो थीटा होता है ना वो जीरो होता है हमेशा, ठीक है। चलो NIBA आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो फाई इज अ रोटेशन यानी कि ट्विस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, क्या बोल रहे हो, जो फाई है ना वो एंगल है, ठीक है, मतलब अगर वो घूमेगा, ठीक है, तो फाई क्या होगा, वहाँ पे रोटेशन होगा, ठीक है, अगर वो घूमेगा तो ट्विस्ट तो होएगा ही ना वहाँ पे, ठीक है। तो रोटेशन हो रहा है फाई एंगल का प्रोड्यूस, एंड के इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है। जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, अगर वो घूम रहा है ना, देखो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो किससे आता है, स्प्रिंग से आता है हमेशा, ठीक है। तो हर स्प्रिंग का अपना अपना रीस्टोरिंग फोर्स होता है कि उसको कितना खींचेंगे फिर दोबारा कितनी पोजीशन वापस आएगा, उसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं पर यूनिट ट्विस्ट, ठीक है। हम इतना खींचेंगे पर यूनिट ट्विस्ट में, ठीक है, पर यूनिट एंगल खींचने पे वो कितना दोबारा वापस आ सकता है, क्योंकि देखो मान लेते हो अगर 30 डिग्री हमने उसको खींचा है, ठीक है, तो पूरा 30 डिग्री कोई वापस नहीं आता है, ठीक है, बहुत कम होता है जो 30 डिग्री, बहुत कम चांस है कि पूरा 30 डिग्री वापस आ जाएगा, ठीक है। तो 29.99 डिग्री वापस आ जाएगा, ठीक है। तो पर यूनिट में कितना हो जाएगा, फिर वो पर यूनिट बोलने का मतलब 1 डिग्री एंगल पे कितना वापस आएगा, ठीक है, 0.98 ऐसे करके, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका के बोलेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे कि पर यूनिट ट्विस्ट पे वो कितना फोर्स वापस लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो फोर्स होगा ना किसके प्रोपोर्शनल होगा, फाई के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा हम लोग खींचेंगे उसको, ठीक है, उतना ही तो वापस आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे के क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और फोर्स तो हमको पता है ना, फोर्स जो होगा वो टॉर्क ही है यहाँ पे, ठीक है। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, NIBA, इसका मतलब NI जो BA होगा वो किसके इक्वल होगा, K फाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएंगे, हमें तो फाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, कितना ज़्यादा घूमेगी कॉइल, फाई का मतलब वही होता है, तो फाई किसके इक्वल होगा, NIBA डिवाइडेड बाय K। अब ध्यान से देखना इसमें, एन तो कांस्टेंट, अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर बन गया, गैल्वेनोमीटर फिक्स है कि अब ये बन गया, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ वाउंड क्या होंगे, फिक्स हो जाएंगे, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना दोबारा। मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो गैल्वेनोमीटर के अंदर है, कॉइल का एरिया भी चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। डिवाइड में क्या किया, स्प्रिंग का जो के होगा वो भी हम चेंज नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट है।
आई क्या है यहाँ पे, जो बाहर हमने डिवाइस लगाया था ना, जो बाहर का डिवाइस है जिसमें करंट का मेजरमेंट करना, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो जो फाई होगा ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि देखो अगर डिवाइस में अलग अलग डिवाइस हम लगाएंगे उसमें गैल्वेनोमीटर में, तो करंट की वैल्यू तो चेंज होएगी ही ना, फाई की वैल्यू भी फिर चेंज होगी। जबकि ये सारे के सारे किसके लिए, गैल्वेनोमीटर के लिए, ये गैल्वेनोमीटर के लिए नहीं है, ठीक है। ये बाहर की डिवाइस के लिए करंट की वैल्यू जो अंदर फ्लो करेगा फिर गैल्वेनोमीटर के अंदर, ठीक है। तो फाई किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के। तो जो गैल्वेनोमीटर होगा ना उसका जो फाई होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आई के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर होगा ना उसका जो डिफ्लेक्शन होगा ना वो किसकी वजह से चेंज हो सकता है, करंट की वजह से। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर को हम करंट मेजरमेंट डिवाइस की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यूज़ कर सकते हैं उसका, ठीक है। तो अगर ये प्रूफ करने के लिए आएगा कि प्रूफ करके दिखाओ कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो किसकी तरह काम करता है, करंट मेजरिंग डिवाइस की तरह काम करता है, तो ये डेरिवेशन करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। दिस शोज ट्विस्ट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब जो हमने कॉइल रख रखी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उस कॉइल में कितना ट्विस्ट हो रहा है, इसका मतलब कॉइल कितनी घूम रही है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब करंट जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उतना ज़्यादा घूमेगी। और इसके साथ तो हमने नीडल को भी अटैच कर रखा है। नीडल भी अगर घूमेगी, ठीक है, जितना ये घूमेगा उतना ज़्यादा नीडल भी घूमेगी, और नीडल जितनी ज़्यादा घूमेगी उतना ज़्यादा हमें बाहर स्केल में डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।